गुना नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें सुब्बैया, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी बेटी चिट्टी रहते थे। क्योंकि उनका एक गरीब परिवार था, पति और पत्नी दोनों काम पर जाया करते थे और इस तरह वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। चिट्टी को पढ़ाई करना बहुत पसंद था, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे बीच में ही पढ़ाई रोकनी पड़ी थी। उसे इस बात का आए दिन बुरा लगता था, लेकिन घर के पास छोटे छोटे काम शुरू करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब उसकी माँ काम से वापस आई तो वो अपनी माँ के पास गई। माँ, जब मैं तुम्हें दिन रात इस तरह काम करते देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर तुमने मेरी पढ़ाई बीच में ही बंद नहीं की होती तो मैं अच्छी तरह से पढ़कर नौकरी करती और तुम्हारा ख्याल रखती ना माँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोली, हमें पढ़ाई और शिक्षा की जरूरत नहीं है बेटी, ये सब झंझट अमीरों के हैं। तुमसे किसने कहा कि गरीब को नहीं पढ़ना चाहिए? वो बात नहीं है, सीधी बात, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी स्थिति भी ऐसी है कि जब तक हम काम पर नहीं जाते हमारे पास उस दिन खाने के लिए नहीं होता। और फिर तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है, मुझे डर है पता नहीं कब हमें कौन सी बुरी खबर सुनने पड़े। ठीक है माँ, तुम मुझे शिक्षित ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बस अपना ख्याल रखो, उसने कहा और वहां से चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुब्बैया अपना काम खत्म करने के बाद तेज धूप में आया और दरवाजे के सामने आकर बेहोश हो गया। चिट्टी और लक्ष्मी ने घबराकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। घबराते हुए चिट्टी ने कहा, पापा, क्या हो गया पापा? प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलो। उन्होंने उसे थोड़ा पानी दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो बोला, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तेज धूप में आया था तो अचानक मुझे चक्कर आया। पहले से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आप चाहो तो 2 दिन घर पर ही रहो, मैं चली जाऊंगी काम पर आपकी जगह, आप आराम कर लो पापा। ये कहकर वो खाना बनाने किचन में चली गई। अगले दिन सुबह सुब्बैया का एक रिश्तेदार सुमैया उनके घर पहुंचा। ओह, बहुत दिनों के बाद आए, अब जाकर तुम्हें मेरी याद आई है ना? मैं आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे आने का समय ही नहीं मिला। मुझे पता चला कि तुम ठीक नहीं हो, इसीलिए देखने चला आया। इसके अलावा मैं तुम्हारे कंधों पर जो बोझ है उसे हल्का करने आया हूँ। सुमैया की बात सुनकर, वो क्या है भाई, क्या तुम अपनी इकलौती बेटी के बारे में भूल गए? उसकी शादी करनी है या नहीं? एक अच्छा प्रस्ताव है जहाँ वे कोई दहेज भी नहीं मांग रहे। क्या कहते हो तुम इस बारे में? मैं इसके लिए राजी हूँ। तुम कोई अच्छा दिन देखकर चिट्टी को देखने के लिए उन्हें बुलाओ, सुब्बैया ने कहा। तो सुमैया मान गया और अपने रास्ते निकल गया। ये सुनकर लक्ष्मी भी बड़ी खुश हुई, लेकिन चिट्टी को इतनी जल्दी उसकी शादी हो जाना पसंद नहीं आया। पापा, तुम मेरी शादी को लेकर इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई, मैं अभी भी एक नाबालिग हूँ। हमारी भी तुम्हारी उम्र में ही शादी हो गई थी बेटी, बिना एक शब्द बोले शादी कर लो जहाँ हम कहें। लेकिन मेरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें है। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, मुझे नहीं पता कब तक जिंदा हूँ। अचानक अगर मैं मर गया तो सब कहेंगे तुम्हारी जिंदगी बचाए बिना चला गया। मैं ये इल्जाम नहीं चाहता अपने सर पर। उसके ऐसा कहने पर चिट्टी बिना कुछ बोले ही चुपचाप खड़ी रह गई। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। लड़के के लोग चिट्टी को देखने पहुंचे। लड़का एक प्रौढ़ व्यक्ति था, फिर भी बिना कुछ देखे सुब्बैया और लक्ष्मी उस प्रस्ताव के लिए राजी हो गए। रिश्ता तय करके वे लोग वहां से चले गए। माँ, पापा, अब भी देर नहीं हुई। वो लड़का मुझसे उम्र में कितना बड़ा है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। 3 साल बाद आप जिसे दिखाओगे मैं उससे शादी कर लूंगी, तब तक मुझे छोड़ दो, एक बार और सोच लो। रिश्ता तय हो जाने के बाद सोचने का कोई मतलब नहीं, और अच्छा प्रस्ताव मिला है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो हमें इस तरह दूसरा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ मत कहो और शादी के लिए हाँ कह दो। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझो। ये कहकर उसने चिट्टी का मुंह बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी का विवाह उस प्रौढ़ आदमी से कर दिया। कुछ ही समय बाद चिट्टी का पति बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ। चिट्टी सभी औपचारिकताएं पूरी करके अपने घर वापस आ गई
उसे देखकर उसके माता पिता एक शब्द भी नहीं बोल सके, बस शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। अब सिर नीचे करके खड़े होने से गलती थोड़ी सुधरेगी। हर माँ बाप को जैसे ही लड़की का जन्म होता है उसकी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लड़की की भी कुछ इच्छाएं होती है, उसकी इच्छा को भी महत्व देना चाहिए। हम इस तरह सोचेंगे तो कई लड़कियों की जान बच जाएगी और उनकी जिंदगी भी खुशहाल होगी, उसने कहा और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन अब क्या हो सकता था। शांतिपुर नामक गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहा करती थी। बचपन में मां को खो देने के कारण उसके पिता शेखर काफी मेहनत करते थे और कुछ हद तक दिव्या को शिक्षित भी किया था। उनका एक बहुत गरीब परिवार था। दिव्या की इच्छा थी कि वो अच्छी तरह से पढ़े और एक कलेक्टर के रूप में चयनित हो जाए, और इसे हासिल करने के लिए वो बहुत कुछ करती थी। जब ऐसा था, एक दिन अचानक शेखर का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गया। उसने अपने सपनों को एक तरफ कर अपने पिता और घर की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शेखर को उसे दिन रात लगे देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा बेटी। इस तरह बिस्तर पर लेटने की बजाय मर जाना अच्छा होगा। कम से कम तुम तो चैन से रहोगी। उसे बुरा लग रहा था। तब दिव्या ने जवाब दिया, पापा आप इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अगर सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो तो हमें भगवान की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। तुम अच्छी तरह से पढ़ो और आगे बढ़कर वहाँ पहुँचो जो तुम्हारा सपना है, लेकिन अब तुम उन सभी चीजों को छोड़कर मेरे और घर के काम में लगी रहती हो। जब मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है बेटी। आप शांति से रहो और इन सब बातों के बारे में ना सोचो। जैसा लिखा है वैसा ही होगा। बेवजह की बातें ना सोचो और अपनी सेहत खराब ना करो। मैं हूँ ना, मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगी, आप फिक्र मत करो, उसने कहा और चली गई। दिव्या सोच रही थी कि घर को कैसे चलाया जाए। मुझे इस तरह का काम करना है जिससे मुझे मेरे आगे बढ़ने में भी फायदा हो। ऐसा कौन सा काम है? वो उस तरह की नौकरी करने के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आया। हाँ, अब मैं हर एक घर में न्यूज़पेपर बांटूंगी और इस तरह मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेगा और ये मेरे कलेक्टर बनने के लिए उपयोगी होगा, उसने सोचा। अगले दिन उसने जाकर न्यूज़पेपर बांटने के बारे में बात की। अगले दिन से ही उसने सारे पेपर्स लिए, पहले खुद पूरा पेपर पढ़ा और फिर पेपर बांटने के लिए निकल गई। पेपर बांटने के बाद वो घर का काम संभालती थी और अपने पिता का ख्याल करती थी और फिर रात में बैठकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसे दिन रात लगे देखकर शेखर को बुरा लग रहा था और बेटी दिव्या, तुम्हें इस तरह काम करते देख मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार होकर अपनी सेहत खराब कर लोगी। तुम कलेक्टर ना भी बनो तो भी मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम सुरक्षित हो वही काफी है। मैं किसी से एक अच्छे वर्ग की तलाश करने के लिए कहूंगा। तुम शादी कर लो। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? मैं प्रॉब्लम्स के कारण पीछे नहीं हटूंगी और अपने सपने को मारूंगी नहीं इस तरह। मत बोलो यूं। ऐसा नहीं है बेटी, लेकिन तुम्हारे पास जो पढ़ना है उससे संबंधित किताबें भी नहीं है, और अगर हम खरीदना चाहें तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। हमारी इतनी कमाई कहाँ है? पापा, भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे और मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगी। मैंने आपको पहले भी अपने आइडियाज के बारे में बताया है ना। वो बात नहीं है बेटी। पापा तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है। ये सुनकर शेखर बिना कुछ और बोले सो गया। रोज की तरह दिव्या पेपर बांटने गई और उसने खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ा। उस दिन के न्यूज़पेपर में उसे कलेक्टर के पद की अधिसूचना मिली और अध्ययन सामग्री के बारे में भी पता चला। आखिरकार लंबे समय से जिसका इंतजार था वो दिन आ ही गया। भगवान की कृपा से अगर मैं जो चाहती हूँ वो हासिल कर ले तो। और न्यूज़पेपर बांटने निकल गई। आखिर में वो एक आंटी के यहाँ न्यूज़पेपर डाल रही थी और उनसे बोली, आंटी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आज का पेपर पढ़ लेने के बाद क्या आप मुझे इसे दे देंगी? ठीक है, कल जब तुम आओगी तो आकर ले जाना। इस तरह वो आखिर में उन आंटी के घर गई और पिछले दिन का पेपर लिया और बोली,
थैंक यू आंटी, मैं इसे कल सुबह जरूर लौटा दूंगी। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन मुझे एक शंका है, उस पेपर में ऐसा क्या है तुम्हारे लिए? कल से एक स्टडी पेपर आ रहा है इस न्यूज़पेपर में आंटी, और मैं कलेक्टर के पद के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए पढ़ना चाहती थी इसे। ये सुनकर आंटी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे तुम पर गर्व है बेटी, तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रही हो और कलेक्टर बनना चाहती हो। यदि तुम पढ़ना चाहो तो हमारे पास बहुत सी किताबें हैं जो सिविल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। एक बार मेरे बेटे ने भी सिविल परीक्षा के लिए प्रयास किया था, लेकिन कुछ करना हुआ। यदि तुम उन्हें लेकर पढ़ती हो तो उनका इस्तेमाल हो जाएगा, तो ले लेना। उन शब्दों को सुनकर दिव्या को बहुत खुशी हुई और उन्हें लेने के लिए तैयार हो गई। आंटी अंदर गई और किताबें लाकर उसे दे दी। दिव्या बहुत कड़ी मेहनत करती थी और काम खत्म होने के बाद जब भी उसे खाली समय मिलता था तो वो बैठकर तैयारी करती थी। इस तरह कुछ दिनों के बाद उसे वो मिल ही गया जिसकी उसे ख्वाहिश थी। वो उच्च अंकों के साथ पास हुई और साक्षात्कार में चयनित हुई और उसे कलेक्टर की नौकरी मिल गई। उसकी खुशी की सीमा न रही। पापा, मेरा ख्वाब पूरा हो गया, दिव्या ने जोर से चिल्लाकर पापा को बताया। खुशखबरी सुनकर शेखर की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। इस तरह एक गरीब लड़की ने जो चाहा उसे पा लिया और कलेक्टर बन गई और अपना सपना साकार किया।